और इतना ही नहीं, इट रिस्ट्रिक्टेड द कोर्ट्स टू इशू ऑर्डर्स एंड इंजंक्शंस। ये सारे का सारा उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया। और देखिए आपने प्रीएम्बल के साथ भी छेड़छाड़ कर दी, प्रीएम्बल के साथ भी उसमें सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। हाँ, जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने अगर संविधान पढ़ा होता और संविधान के निर्माताओं के आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने नहीं जोड़ा होता। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा? अंबेडकर ने लिखा, there was no need to include the term secular, as the entire constitution embodied the concept of secular state, which meant no discrimination on grounds of religion and equal rights and status of all citizens। अब आप बताइए, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने स्पष्ट लिख दिया था कि सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं है। चर्चा हुई थी, संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन आपने सोचा कि अब हम करते आए हैं कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करें, एक के साथ दो साधें और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटीज को प्लीज करें। अरे, जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमारे में रचा बसा है, उसके बारे में आप सेकुलर शब्द क्यों जोड़ रहे हो? यह संविधान के निर्माता ने लिखा। उसी तरीके से सोशलिस्ट के बारे में क्या लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने? ऑन द इंक्लूजन ऑफ द टर्म सोशलिस्ट, ही सेड, इट इज अगेंस्ट द वेरी ग्रेन ऑफ डेमोक्रेसी टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी द पीपल ऑफ इंडिया शुड लिव इन। ये हमारे डेमोक्रेसी के मूल चरित्र को चैलेंज करता है कि भारत के लोग किस तरीके के सोसाइटी में लिव करना चाहे, रहना चाहे, ये वो तय करेंगे, ये हम नहीं तय करेंगे और ये संविधान नहीं तय करेगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। लेकिन आपने अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए, अपने सेकुलर शब्द माइनॉरिटीज को अपीजमेंट करने के लिए और सोशलिस्ट शब्द अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने के लिए, लिटिल लेफ्ट टुवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, इसको बताने के लिए आपने सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। और उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप यहीं पर नहीं रुके, आपने जुडिशरी, कल मैडम निर्मला सीतारमण जी ने सीएम स्टीफन का वक्तव्य पढ़ा है। यहां पर क्या अहंकार दिखता है उस वक्तव्य में, किस तरीके से जुडिशरी को एक तरीके से प्रताड़ना करने का शब्दों का उपयोग किया गया है। आर्म्स ट्विस्टिंग की गई है, धमकी दी गई है। आज की बात करिए ना, और धमकी देकर के, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर। आप भी कोई हमारे बीजेपी के नेता का उद्धृत कर दे वर्णन जिसमें हम लोगों ने कभी जुडिशरी पर कुछ कहा हो। आर्म ट्विस्टिंग की गई। और देखिए आपने क्या किया कि आपने जो हिज होलीनेस केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो जजमेंट था, 13 जजमेंट में से 7-6 पर जो जजमेंट था, जिसमें उन्होंने द बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक स्ट्रक्चर, द रूल ऑफ लॉ, द सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द फंडामेंटल राइट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उन्होंने संविधान की रक्षा तो कर ली, जिन जजेस ने फैसला दिया उन्होंने संविधान की, सभापति जी, रक्षा कर ली, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। और आपको मालूम होगा कि जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्री अमेंडमेंट्स, particularly relevant during emergency, ऐसी बातों को ध्यान में जब रखा गया तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस JM शेलार, जस्टिस KS हेगड़े और जस्टिस AN ग्रोवर, who had upheld the basic structure, उनको सुपरसीड करके AN रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। सर, वही भाषण
इतिहास को पुख्ता करना ये हमारी जिम्मेवारी है सभापति जी। आपने माना, बहुत बड़ी बात है, आपने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में, जिसमें यह फैसला किया गया कि एचआर खन्ना ने डाइसेंटिंग नोट दिया और उन्होंने कहा कि लाइफ, राइट टू लाइफ और प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट्स माना जाता है और यह इमरजेंसी में कर्टेल नहीं होगा। तो आपने जस्टिस एचआर खन्ना को भी चलता कर दिया और वो जब उनकी चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उसको भी सुपरसीड कर लिया। इस तरीके से आपने जुडिशरी को किस तरीके से आपने रोक करके रखा, वह भी हमको ध्यान में रखा है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि जुडिशरी को आपने कर्टेल तो किया ही, लेकिन नाउ आई विल टॉक अबाउट द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें हमने इमरजेंसी के कारण को रीडिफाइन किया और इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर हम लोगों ने आर्म्ड रिबेलियन को कॉज माना इमरजेंसी का। उसी तरीके से हम लोगों ने यह भी कहा कि कैबिनेट के साथ साथ पार्लियामेंट का भी असेंट चाहिए और वो भी 1 महीने के अंदर चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बैड लॉट and the good lot. Sir, but bad lot voted with the good lot. Bad lot voted with the good lot. मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 352 जिसके बारे में कल सुधांशु भाई ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की, अन्य वक्ताओं ने भी चर्चा की, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो लाना ही पड़ेगा ना कि आज आप 1 नेशन 1 इलेक्शन से बड़े विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये आपके कारण 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1952 से 1967 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन था, उसको आपने आर्टिकल 352 लगा करके स्टेट्स को बारंबार चुनी हुई सरकारों को गिरा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की परिस्थिति ला करके खड़ी कर। Article 356. I'm sorry. I stand corrected. Article 356. Now, Article 356 have been used 90 times. Nehru ji used 8 times. Indira Gandhi ji used 50 times, half a century. Rajiv Gandhi ji used 9 times. Manmohan Singh used 10 times. आप बताइए, संविधान की ग्लोरियस जर्नी में ये बातें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को एक बार नहीं बारंबार गिराया और इस तरीके से देश को हर तरीके से मुसीबत में डालने का काम किया। मैं यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात भी करना चाहता हूं। जब मैं माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करना चाहता हूं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने उस समय चर्चा में राजीव गांधी जी के बारे में कहा था ये 21वीं शताब्दी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, प्रोग्रेसिव। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में फैसला दिया। एक इंदौर की महिला को कंपेंसेशन के रूप में उसको तलाक के बाद उसको जीवन यापन के लिए उसका फैसला हुआ। आपने उस समय के मुस्लिम क्लर्जी के और उनके दबाव में आकर के आपने शाहबानो केस के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लेकर के आए और पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट लेकर के आए जिसमें आपने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में अपीजमेंट को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके यह फैसला लिया गया। और मैं यहां एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। आप में करेज नहीं था, आप में हिम्मत नहीं थी, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट को नरिश कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी दूरदृष्टि और पक्के इरादे से ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया और
हमारी मुस्लिम बहनों को मेन स्ट्रीमिंग करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यह भी ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा में लिखा जाएगा कि किस तरीके से। और ट्रिपल तलाक के बारे में आपके माइनॉरिटीज्म और आपकी अपीजमेंट कहां तक पहुंची है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा हाउस को बताना चाहता हूं। सभापति जी, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन पाकिस्तान, there is no triple talaq in Afghanistan, there is no triple talaq in Syria, there is no triple talaq in Indonesia. These are all Muslim declared, constitutionally Muslim declared states, Islamic states. यहां ट्रिपल तलाक नहीं है, लेकिन हमारा सेकुलर का वर्जन देखो कि हम यहां पर अपने मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट को ध्यान में रख करके ट्रिपल तलाक को चढ़ाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा था कि नहीं, लेकिन अगेन द गुड लॉर्ड गेट्स द क्रेडिट दैट इट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी which finished the triple talaq and brought